बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ातिमा यूसुफ़ है। रोल नंबर B2171012 फ्रॉम बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी कराची। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट एंड ड्रग फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, थ्रोम्बोलाइटिक में जो थ्रोम्बो का वर्ड है वो यूज होता है थ्रोम्बस के लिए, और जो लाइटिक का वर्ड है वो यूज होता है ब्रेक डाउन के लिए। यानी ऐसी ड्रग्स जो आपके ब्लड में जाकर वहाँ मौजूद थ्रोम्बस को क्या कर रही होती है, ब्रेक कर रही होती है। तो वो ड्रग्स क्या कहलाती है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स कहलाती हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हमारे पास फिब्रिनोलाइटिक्स भी कहलाती हैं। अब बेसिकली आपके बॉडी में जो ब्लड होता है वहाँ पे कोई थ्रोम्बस नहीं होता। अगर आपको कट लगा है, कुछ हुआ है, तो ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग जो हो रही होती है वो खुद ब खुद रुक जाती है। वो रुकती है इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड रुक जाता है, ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। फिब्रिन आते हैं, मतलब फिब्रिन वगैरह की जो है ना एग्रीगेशन की वजह से वो ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में वो आपको लगता है कि बाहर से रुक गई, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ना क्लॉट बन जाता है, थोड़ा सा छोटा सा बनता है, जिससे आपका ब्लड अपने प्रेशर के थ्रू क्या कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन अगर आपका वो क्लॉट आपका ब्लड ना ब्रेक कर पाए तो वो थ्रोम्बस की फॉर्म में मतलब बड़ा हो जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है। अब एक वर्ड है थ्रोम्बस के साथ साथ जब हम यूज करते हैं एम्बोलिज्म का। आपके ब्लड में अगर थ्रोम्बस बन गया, ब्लड प्रेशर की वजह से, किसी और चीज की प्रेशर की वजह से आपके जो थ्रोम्बस है उसमें से एक पार्ट जो है ना टूट के रिमूव हो गया। अब वो ब्लड के साथ मूव करने लग गया, तो वो जो पार्ट ब्लड के साथ मूव करने लग गया, रिमूव हो गया, वो आपके पास एम्बोलस कहलाता है। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग हमने बता दिया कि थ्रोम्बस आपकी बॉडी में बनता कैसे है, आपकी बॉडी में थ्रोम्बस किस लिए बनता है, कैसे बनता है, ये थोड़ा सा बहुत हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर हम आगे से और भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कौन सी वजूहत होती है जिनकी वजह से थ्रोम्बस बनता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इसका थेराप्यूटिक यूज क्या है। थेराप्यूटिक यूज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है ना ज्यादातर आपके लेग साइड में होती है। अगर आप इमेजिन करें आपके पाँव में क्या हो गया, आपके पाँव की जो वेन है वहां पे थ्रोम्बस बन गया है, तो वहां पे ब्लड फ्लो कैसे होगा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा स्लो हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इसके अलावा क्या हो सकता है, पैरालाइज हो सकते हैं आप, इसके अलावा आपकी नर्व डैमेज हो सकती है। यानी अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है। अगर इसके अलावा अब हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। अगर आप ये इमेजिन करें, वो आर्टरी जो आपका ब्लड ला रही है, आपके हार्ट से आपके लंग्स तक ब्लड ला रही है ऑक्सीजनेशन होने के लिए, वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, अगर उस आर्टरी में क्या हो जाए, एम्बोलिज्म फॉर्म हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कफिंग हो सकती है, आप अगर कफिंग के दौरान आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको सांस लेने में मसला हो सकता है। ठीक है, अगर आप तीसरी चीज की बात करें, हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए या थ्रोम्बस हो जाए, तो आपको आपके जो है ना हार्ट को ब्लड सही तरह सप्लाई नहीं हो रहा होगा। जब हार्ट को ब्लड सही तरह सप्लाई नहीं होता तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये तीन मेजर कंडीशन है जिसमें हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज करते हैं। नंबर 1 इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नंबर 2 इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नंबर 3 इज हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि बेसिकली थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट आपकी बॉडी में जाके करता क्या है। आपकी बॉडी में ये ड्रग आप जब लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाता है, आपके बॉडी के ब्लड में, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें ये एज अ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर काम करता है। यानी आपके प्लाज्मा में मौजूद प्लाज्मिनोजन को ये कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। अब ये प्लाज्मिन क्या करता है, फिब्रिन के साथ बाइंड होकर क्लॉट को डिसॉल्व करता है। ठीक है, अब आप ये एक मिसाल ले लें कि जब हम बाजार जाते हैं तो आपको एक झाली नुमा ना थैली मिलती है जिसमें आप फ्रूट्स वगैरह डाल रहे हैं। अब उस झाली नुमा थैली को ना आप फिब्रिन कंसिडर करें, और उस फ्रूट को जो है ना ब्लड वगैरह, ब्लड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंसिडर करें। ठीक है, आपकी बॉडी में फिब्रिन झाली नुमा चीज में आपके जो है ना पार्टिकल, ब्लड पार्टिकल जमा हो गए, जिसने थ्रोम्बस बना दिया। सही है। अब आप क्या करें, उस झाली को काट दें। अगर आप उस झाली को काट देंगे तो सारा फ्रूट खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। इसी तरह ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स आपके ब्लड में मौजूद थ्रोम्बस में जाकर फिब्रिन को क्या करते हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब ये फिब्रिन को डिसॉल्व कर देते हैं तो थ्रोम्बस खुद ब खुद क्या हो जाता है,
डिसॉल्व हो जाता है। इसका काम होता है आपकी बॉडी में प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करना। व्हेन प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन, it bind with fibrin and dissolve the clot. Okay. अब इसका जो एक एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि हमारी बॉडी में फिब्रिन जो है ना ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है, नॉर्मली भी कर रहा होता है। फिब्रिन का काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है। अब आपको कट लगता है, नॉर्मली आपको कट लगा, आपकी ब्लीडिंग हुई, क्लॉटिंग फैक्टर्स ने आके क्या कर दिया, ब्लड को रोक दिया, ये आपका बेनिफिट था। लेकिन अब आपने क्या किया, आपको थ्रोम्बस हो गया था तो आपने थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट लेना शुरू कर दिया। जब आपने थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट लेना शुरू कर दिया ना, तो क्या होता है कि ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट आपने ले लिया, अब इसको नहीं पता होता कि आपके ब्लड में कौन से वाले फिब्रिन को जाके इसने डिसॉल्व करना है। ये थ्रोम्बस में मौजूद फिब्रिन को भी डिसॉल्व करने लग जाता है और नॉर्मली जो आपके ब्लड में फिब्रिन मौजूद होता है उसको भी डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। आप सोचिए कि जब आपके ब्लड में मौजूद नॉर्मली फिब्रिन डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी ना। तो इसका जो मेन साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का वो ब्लीडिंग है, क्योंकि ये आपके मौजूद नॉर्मली फिब्रिन को, जो कि फिजियोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर रहा था, उसको भी डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये इसका मेन साइड इफेक्ट है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है प्रेग्नेंट वुमेन को आप ये नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें क्या हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मैटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन है क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा इफेक्ट है ब्लीडिंग, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर वाले बंदे को भी आप ये नहीं दे सकते। ऑलरेडी किसी को इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग है, आप उसे नहीं दे सकते। मेटास्टेटिक कैंसर वाले बंदे को आप ये नहीं दे सकते। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन पेप्टिक अल्सर वाले बंदे को भी आप ये नहीं दे सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की अगर हम बात करें तो दो दो तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। एक तो फर्स्ट जनरेशन, देन द सेकंड वन इज सेकंड जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस आते हैं। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ना, ये आपको स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से मिल रहा होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस बैक्टीरिया से आप इसे ले रहे होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो है ना आपके ब्लड में जाके प्लाज्मिनोजन के साथ क्या करता है, बाइंड होता है, प्लाज्मिनोजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये उस कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पर प्लाज्मिनोजन के साथ एक्टिव साइट पर ये बाइंड हो गया, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया। प्लाज्मिनोजन का जो वो है वो चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, यानी अल्टर हो जाता है। अब यही अल्टर प्लाज्मिनोजन बाकी प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करने लगता है। बेसिकली हमने पढ़ा था इसका काम क्या होता है, टीपीए होता है। इन ड्रग्स का काम क्या होता है, टीपीए यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि क्या कर रहे होते हैं, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन स्ट्रेप्टोकाइनेस हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मिनोजन के साथ बाइंड होता है, प्लाज्मिनोजन की शेप को अल्टर करता है। और जो ये अल्टर प्लाज्मिनोजन है ना, ये फिर टीपीए की तरह काम करने लग जाता है। यानी फिर ये क्या करता है, ये बाकी प्लाज्मिनोजन के साथ बाइंड होकर बाकी प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, जो कि प्लाज्मिन के साथ प्लाज्मिन को एक्टिवेट करके क्या करते हैं, फर्दर काम करते हैं अपना। ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेस बैक्टीरिया से ले रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी रखता है, यानी इससे अगर हम लें तो ये हमारे पास एलर्जी भी कॉज कर सकता है। द सेकेंड वन इज यूरोकाइनेस। यूरोकाइनेस हम ह्यूमन यूरिन से भी ले रहे होते हैं। ये एंटीजेनिक नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं होती, इसलिए ये एंटीजेनिक नहीं होता। ये डायरेक्ट प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस भी यही काम कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज करता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये भी फिब्रिन बाउंड, इसको नहीं पता होता कि कौन सा सर्कुलेटिंग प्लाज्मिन फिब्रिन है, इसको भी नहीं पता होती ये बात। ये किसी भी फिब्रिन के साथ जाके लग के उसे क्या कर लेता है, डिसॉल्व करने की कोशिश करता है, एगर इट बिकम परफॉर्मिंग अ फिजियोलॉजिकल रोल। एंड द सेकंड जनरेशन में हमारे पास एल्टीप्लास और टेनेक्टिप्लास आते हैं। ये दोनों टीपी है, यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं। दोनों हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हमें मिल रहे हैं आजकल। और इसके अलावा जो एल्टीप्लास, उसकी एफिनिटी कम होती है, यानी प्लाज्मा में मौजूद प्लाज्मिनोजन से बाइंड होने की इसकी एफिनिटी कम होती है, जबकि टेनेक्टिप्लास की एफिनिटी ज्यादा होती है। एल्टीप्लास हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन टेनेक्टिप्लास इज ओनली फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। और एल्टीप्लास का जो शॉर्ट हाफ लाइफ है वो 5 से 10 मिनट होता है, जबकि टेनेक्टिप्लास का जो टेनेक्टिप्लास लॉन्ग हाफ लाइफ रखता है, एल्टीप्लास शॉर्ट हाफ लाइफ रखता है। इसके अलावा अगर आप एल्टीप्लास को एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर के साथ देते हैं तो आपको एंजियोएडेमा कॉज हो सकता है। टेनेक्टिप्लास का जो डोज है इंट्रावेनस बॉलस के थ्रू आप इसे एडमिनिस्टर करते हैं। ड्रग यूज टू ट्रीट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब हम उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो ब्लीडिंग को ट्रीट करते हैं। ब्लीडिंग देखिए एक मेन प्रॉब्लम है, ये आपको नेचुरली भी हो सकता है,
जैसे हीमोफीलिया होता है, या फिर आपको फिब्रिनोलाइटिक एजेंट यूज करने की वजह से भी हो सकता है, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट यूज करने की वजह से भी हो सकता है। फिब्रिनोलाइटिक की हमने अभी बात कर दी कि फिब्रिनोलाइटिक का मेन जो साइड इफेक्ट वो क्या है, ब्लीडिंग है। लेकिन वो ऐसा होता है कि अगर डोज ज्यादा हो जाती है या बहुत ज्यादा आप उसे काफी टाइम से यूज कर रहे हैं तो वो ऐसा हो सकता है, फिब्रिनोलाइटिक ब्लीडिंग कॉज करती है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपके ब्लड में मौजूद थ्रोम्बस को भी तो आपने ब्रेक करना होता है, जिसके लिए आपने थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का यूज करना ही होता है। दूसरा एंटी कोगुलेटिंग एजेंट, वो खुद ही अपने नाम से बता रहा है कि कोगुलेशन वाले फैक्टर्स को क्या कर रहा है, एंटी कर रहा है, यानी वो उन्हें रहने ही नहीं दे रहा, तो ब्लीडिंग तो होगी इसमें भी। तो ये तीन बातें थी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो नेचुरल प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी होती हैं जो हम यूज करते हैं, इसके अलावा विटामिन के होता है, या फिर कोगुलेटिंग फैक्टर्स आप क्या करते हो, ह्यूमन डोनर से वो करते हैं, अपने अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि इस केस में आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। अब डेस्मोप्रोजिन एसिटेट ये हमारे पास एक एसिड ड्रग है जो हमारे पास हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। ये क्या करती है, ये आपके ब्लड में जाके वॉन वाइल ब्लड एंटीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है। इसके अलावा फैक्टर 8 को इंक्रीज करती है ताकि ब्लीडिंग को आप क्या कर सके, स्टॉप कर सके। ये दो वो फैक्टर्स है जो हमारे पास किस लिए यूज होते हैं, जो हमारे पास कोगुलेटिंग एजेंट को इंक्रीज करने में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ब्लीडिंग हो रही है फिब्रिनोलाइटिक एजेंट के यूज करने की वजह से, तो आप अमाइनो कैप्रोइक एसिड यूज करते हैं या फिर ट्रांस एक्सामिक एसिड यूज करते हैं एंटीडोट पर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको डेबिट्रान, हेपारिन, वारफरिन, ये तीनों हमारे पास क्या है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है। अगर आपको एंटी कोगुलेटिंग एजेंट की यूज करने की वजह से हो रही है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट कौन सा, डेबिट्रान, तो आप उसके एंटीडोट में क्या लेते हैं, इदारोसिजुमैब। अगर हेपारिन की यूज करने की वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप प्रोटामीन सल्फेट लेते हैं। अगर आप वारफरिन की यूज करने की वजह से हो रही है तो विटामिन के1 लेते हैं। इन तीनों का काम, मतलब इन तीनों चारों का काम क्या होता है, जो हमने मेडिकेशन बताया, मानो कैप्रोइक एसिड या प्रोटामीन सल्फेट, विटामिन के1, इनका काम क्या होता है, टीपीए को इनएक्टिव करना। तो आप टीपीए को इनएक्टिव कर लेते हैं तो सारा काम इनका क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन के अंदर बाइंड नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता, और फिर वो फिब्रिन डिसॉल्व नहीं हो रही होती, तो ब्लीडिंग फैक्टर क्या हो जाता है, कोगुलेटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, ब्लीडिंग फैक्टर स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर की ड्रग्स थी जो हमने डिस्कस की। अब हमारे पास एमसीक्यूज है। सबसे पहला एमसीक्यू से, इफ अ fibrinolytic drug is used for the treatment of acute myocardial infarction, the adverse effect most likely to occur। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया कि क्या हो सकता है अगर हम फिब्रिनोलाइटिक ड्रग यूज कर रहे होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, तो एडवर्स इफेक्ट हमारे पास क्या है, acute renal failure, development of antiplatelet antibodies, encephalitis secondary to liver dysfunction, या फिर hemorrhage, it is used to treat hemophilia, या फिर stroke। ऑब्वियसली हेमरेज हो जाता है। अब है streptokinase was infused in a patient for the management of deep vein thrombosis, okay, following which the patient developed hematemesis, which of the given agent can be chosen to manage this episode of hematemesis। स्टेप्टोकाइनेस आपने दिया, ब्लीडिंग हो रही है, अब आप क्या करेंगे, स्टेप्टोकाइनेस हमारे पास क्या है, एक फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है। तो विटामिन के, मैंने कहा था कि विटामिन के आप कब देखते हैं, जब आप एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे थे, कौन सा वाला, वारफरिन, नॉरएड्रेनालिन नहीं देते, यानी बी ऑप्शन भी कराते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड देते हैं फिब्रिनोलाइटिक एजेंट के एंटीडोट में। अच्छा जी, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड इज यूज्ड टू रिड्यूस ब्लीडिंग ड्यू टू, कौन सी ब्लीडिंग के लिए स्टॉप करते हैं, हेपारिन, नहीं जी, हेपारिन के लिए भी नहीं, वारफरीन के लिए भी नहीं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकाइनेस, हेपारिन, वारफरीन, एनी ऑफ द अबव। स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्योंकि हेपारिन और वारफरीन हमारे पास एंटीकोगुलेटिंग एजेंट। And the last one is, which of the following plasminogen activator can be given as bolus dose in patient with acute myocardial infarction? यूरोकाइनेस, एल्टीप्लास, रेटिप्लास। अच्छा, हमने एल्टीप्लास का जिक्र किया था, यूरोकाइनेस का जिक्र किया था, लेकिन हमने रेटिप्लास का जिक्र नहीं किया था। तो मैं बता दूं, रेटिप्लास भी हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ ड्रग है, जो कि हमारे पास टेनेक्टिप्लेस की तरह होती है, सेम वही वर्किंग होता है। तो हमारे पास बॉलस में हम किसे दे रहे थे, टेनेक्टिप्लास को दे रहे थे, तो इसलिए हम किसे देंगे यहाँ पे, रेटिप्लास इज द करेक्ट ऑप्शन।